लोग इस चैप्टर में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर 11 का, जो कि अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर है। मैंने वादा किया हुआ है कि मैं पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालूंगा वीडियो में, तो आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप लोग ज़रा इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, जिससे मेरा उत्साह बढ़े, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और 100% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा 11.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.1। इसमें हमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स को फाइंड करना है, इसमें बताना है। और साथ में मैं सेकेंड क्वेश्चन को भी साथ में बताऊंगा। सेकेंड में कह रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जाम्पल। जिसका भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फाइंड करेंगे, उसमें यदि कोई एलाइलिक अल्कोहल होगा तो उसको भी हम यहीं पर मार्क कर देंगे। तो ज़रा देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल क्या है। अल्कोहल ग्रुप वाला OH, अल्कोहल ग्रुप का जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा। हमें अल्फा कार्बन की डिग्री बताना है, वही अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। और साथ में एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। एलाइलिक अल्कोहल है यदि हमारा sp2 कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन से यदि OH लगा हो कहीं भी, ये हमारा एलाइलिक कंडीशन है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसा जहाँ भी मिलेगा स्ट्रक्चर कि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट साथ में कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, उससे OH अटैच है, एलाइलिक अल्कोहल, उसको हम मार्क कर देंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट हमारे इसमें क्वेश्चन है CH3, CH3, यहाँ CH3 लगा है और आगे है CH2OH। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमें अल्फा कार्बन ढूंढना है, और अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जिससे OH अटैच है, और उसी की डिग्री अल्कोहल की डिग्री होगी। वैसे यहाँ देखा जाए तो एक 4 डिग्री कार्बन हमारे पास है, बट दिस इज नॉट द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ये नहीं है, अल्फा कार्बन तो ये है, और ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। वैसे भी इसके पास 2H और एक OH ग्रुप है, यानी 3 बॉन्ड कार्बन के अलावा किसी और एटम से कंप्लीट किया हुआ है। तो क्लियरली एक ही वैलेंसी आपका कार्बन से कंप्लीट है, एक ही बॉन्ड कार्बन से कंप्लीट है, इसलिए हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन भी साथ में कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एंड लिख देता हूँ, 11.2 साथ में कर रहे हैं। क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है, तो नहीं। अल्फा कार्बन हमारा किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच नहीं है। अल्फा कार्बन हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए, तभी एलाइलिक अल्कोहल होगा। तो दिस इज नॉट एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट एलाइलिक अल्कोहल। सेकेंड क्या कह रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे लगा है CH2OH। अब ये अल्फा कार्बन है, फिर ये अल्फा कार्बन अपने पीछे एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, बाकी सब कोई और एटम से वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बाकी 3 वैलेंसी। क्लियरली हमारा ये भी 1 डिग्री हुआ। और क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है, तो यस। हमारा यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन है वो sp2 है, यानी डबल बॉन्डेड है। अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हमारा ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। थर्ड हमारा कह रहे हैं प्रोपेनॉल है, CH3, CH2, CH2OH। प्रोपेनॉल में भी अल्फा कार्बन हमारा एक ही कार्बन से अटैच है पीछे, ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल ही है। क्या यह एलाइलिक है, तो एलाइलिक नहीं है। फोर्थ बेंजीन, रिंग बना हुआ है और इसमें CH इसके साथ OH और CH के साथ एक और CH3 अटैच है। अल्फा कार्बन आप देखोगे एक बेंजीन के कार्बन और एक CH3 से अटैच है, यानी 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। वैसे भी देखा जाए तो एक बॉन्ड H से सेटिस्फाइड है और एक बॉन्ड OH से,
यानी 2 बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड है, बट 2 बॉन्ड कार्बन से सेटिस्फाइड है, इसलिए हमारा ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या ये एलाइलिक है? ये एलाइलिक नहीं है, बट ये बेंजाइलिक जरूर है, लेकिन बेंजाइलिक कार्बन हमें इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल हमें इसमें सर्च नहीं करना था। फिर भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये बेंजाइलिक अल्कोहल जरूर है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। अल्फा कार्बन हमारा यदि डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। अब हमारे पास है फिफ्थ में बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH2 है और CHOH, इधर CH3 लगा है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हमारा ये है, ये अपने आगे पीछे 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है? तो नहीं है। ये बेंजाइलिक अल्कोहल भी नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, बेंजीन के साथ एक अलग कार्बन अटैच है, उससे अटैच हमारा अल्फा कार्बन। तो क्लियरली ये बेंजाइलिक अल्कोहल भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। 6th हमारा बेंजीन, इसके साथ CH, डबल बॉन्ड CH, आगे हमारा इधर CH3, इसमें नीचे भी CH3 है और यहाँ OH लगा है। ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ। और ये अल्फा कार्बन आप देखेंगे 1 2 3 अपने तीनों तरफ 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्सरी अल्कोहल। क्या ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल है? यस, एलाइलिक अल्कोहल हो गया ये, क्योंकि हमारा अल्फा कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। हम लोग करने जा रहे हैं अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.3। 11.3 में हमें करना है नोमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम के बेसिस पर। तो इसका हम नोमेनक्लेचर शुरू कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, CH3, CH2, CH, CH2Cl लगा हुआ है, CH और इसमें CH2OH लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है CH, नीचे CH3 लगा है, आगे भी CH3 लगा है। तो यहाँ पर हमारे पास इस चेन में हम ये भूल जाएं कि अल्कोहल चैप्टर है, सीधे सीधे नोमेनक्लेचर हमें करना हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे नोमेनक्लेचर रहेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, एक तो हेलोजन है Cl और एक है OH। Cl तो हमेशा प्रीफिक्स में आता है यानी हेलोजन, और यहाँ पर कार्बन चेन जो है ब्रांच में वो भी हमेशा प्रीफिक्स में ही आता है। तो OH हमारा यहाँ पर प्रेफरेबल ग्रुप है, उसका कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जरूर इंक्लूड होना चाहिए, इसको हम ध्यान में रखेंगे। उसको इंक्लूड करते हुए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने की कोशिश करनी है। तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 हो रहा है इधर, 1 2 3 4 5 6 हो रहा था, लेकिन यदि हम ये 6 वाला लेते हैं तो अल्कोहल वाला कार्बन छूट जाता है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कार्बन चेन ही सही लेना पड़ेगा हमें। यदि हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ही होता था, इसलिए 1 2 3 4 5 वाला कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे अपने लॉन्गेस्ट चेन के लिए। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, एक हमारा क्या हो गया, ये ब्रांच और एक ब्रांच ये है। इस ब्रांच में भी आप देखोगे 2 डायरेक्शन है, क्लियरली यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया यानी सब ब्रांच भी हो गया। तो या तो हम इन दोनों को मेन ब्रांच मानेंगे या इन दोनों को किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो रहा है। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर करता तो जिधर ज़्यादा होता उधर के हम चेन को लेते। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए हमने इसको मेन ब्रांच ले लिया है और ये उसका सब ब्रांच है। और हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? क्लियरली OH वाला कार्बन प्रेफर किया जाएगा, उसको यहाँ पर 1 मिल रहा है तो 1 दे देंगे हम। 1 2 3 4 5। अब 2 पर हमारे पास आ गया इथाइल, उसमें लगा हुआ है मिथाइल,
और ये खुद है मिथाइल। तो क्लियरली हमारे पास क्या होना चाहिए, इथाइल को पहले लिखा जाएगा, तो 2 पर सब ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाता है और सब ब्रांच में काउंटिंग हम 1 2 करेंगे। फर्स्ट कार्बन वही होता है जो मेन चेन से अटैच होता है ब्रांच का, तो फर्स्ट कार्बन से हमारा मिथाइल अटैच है यहाँ, तो 1 मिथाइल, और मेन ब्रांच हमारा हो गया इथाइल, तो सब ब्रांच और मेन ब्रांच दोनों एक साथ ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोमिथाइल। इसमें कार्बन एक ही है इसलिए क्लोरीन की पोजीशन को काउंट नहीं करेंगे हम, तो सीधे सीधे लिख देंगे 3 क्लोरोमिथाइल। वैसे यहाँ क्लोरो भी हमारा सब ब्रांच है लेकिन कार्बन एक ही है इसलिए हम उसमें काउंटिंग नहीं कर रहे हैं और ब्रैकेट में भी नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर 3 पर आ गया हमारा क्लोरोमिथाइल, और इसको हम कहेंगे पेंटेनॉल, जिसको हम पेंटेन 1ऑल भी लिख सकते हैं लेकिन 1 को अंडरस्टूड माना जाता है। पेंटेनॉल हो गया हमारा। यदि इसकी डिग्री पूछी जाती, CH2OH है अल्फा कार्बन और ये एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री होता, भले ही कार्बन चेन यहाँ कितना भी लंबा है। सेकेंड हमारे पास है CH3 CH, नीचे CH3 लगा हुआ है। आगे हमारे पास है CH2 CH, इसमें OH लगा दिया है। आगे फिर CH, इसमें भी CH2OH लगा हुआ है। आगे फिर CH3 है। यहाँ हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं, दोनों OH ग्रुप के कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट होना चाहिए, इसलिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा। और ये हमारा डायऑल के फॉर्म में आएगा, उसको ध्यान में रखेंगे। और ब्रांच हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है। अब काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, जहाँ से किसी भी एक OH को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है OH वाले कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप 2 पर है, एक 5 पर है, इसमें हो जाएगा हमारा 2 5 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन का ई हम यहाँ पर रखेंगे। ऊपर हमने ई को ड्रॉप किया था क्योंकि आगे बबल आ रहा था। यहाँ पर क्या आएगा, डाईऑल, डाई में डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई को हम रखेंगे यहाँ पर। एक तो ऑल हमारा फर्स्ट कार्बन पर है यानी अल्कोहल, और एक है थर्ड कार्बन पर, 1 3 डाईऑल आ गया। हम यहाँ पर थर्ड को कर रहे हैं। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक जगह OH लगा हुआ है, और फिर इसके थर्ड पोजीशन पर 1 2 3 Br लगा है। क्लियरली हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल डेरिवेटिव होगा, तो OH वाले कार्बन को फर्स्ट मानेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। क्लियरली हमारे पास 3 ब्रोमो आ गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। फोर्थ देख रहे हैं, फोर्थ में हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH, इसमें OH लगा हुआ है, आगे फिर CH2 CH2 CH3 है। अब हमारे पास यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड है, दूसरा OH ग्रुप है। दोनों में से ज़्यादा प्रेफरेबल कौन है, OH ग्रुप। OH ग्रुप वाले कार्बन को हम कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से 4 पर आ रहा है, 1 2 3, यहाँ से थर्ड पर आ रहा है, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड से काउंट किया जाएगा। और इससे बाय चांस डबल बॉन्डेड कार्बन को भी कम नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आ गया इसका नेम, क्लियरली हमारा हेक्सीन है, हेक्स 1 इन एंड 3 ऑल, इसका नेम हो गया। हमारे पास फिफ्थ और लास्ट है CH3 C
इधर CH3 लगा है, डबल बॉन्ड है, C इसमें Br लगा है, आगे हमारे पास CH2OH दिया हुआ है। तब इसका नोमेनक्लेचर बताना है। OH वाले कार्बन को प्रेफर करेंगे और ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन को भी अपने चेन में इंक्लूड करना था, अपने आप इंक्लूड हो गया। 1 2 3 4 हमारे पास ये ब्यूट 2 इन 1 ऑल है, लेकिन इसमें साथ में ब्रांच भी है। ब्रांच हमारा एक Br का है और एक CH3 का है। Br का नाम ब्रोमो है और CH3 मिथाइल है। क्लियरली ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा। तो देखिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, हमारे सेकेंड पर डबल बॉन्ड शुरू है, 2 इन 1 ऑल, ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। और हमने यहाँ पर ब्रांच को जो लिखा है अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो को पहले लिखा फिर मिथाइल को लिखा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें कह रहा है सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रेनाड रिएजेंट ऑन मेथेनल। मेथेनल के साथ कौन से सुटेबल ग्रेनाड रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो आपका जो यहाँ पर गिवन एल्कोहल है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ज़रा हम इसको याद में लाएं। यदि हमारे पास मेथेनल है और उसको हम RMgX से रिएक्शन करवा के, यानी पहले तो एडिशन प्रोडक्ट देगा और यहाँ पर H2O H+ करें, तो हमारा ये RCH2OH बनता है। क्लियरली हमारा जो मेथेनल वाला कार्बन है, मेथेनल है, वो CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और R ग्रुप यानी कार्बन चेन एज इट इज इसमें CH2OH के साथ ऐड हो जाता है। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर जो भी अल्कोहल दिया हुआ है वो सब के सब प्राइमरी अल्कोहल ही हैं। तो उसमें जो CH2OH ग्रुप होगा वो तो हमें मेथेनल से मिल जाएगा। तो बाकी जो कार्बन चेन होगा, जैसा कार्बन चेन है वैसा ही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा वहाँ पर। जैसा कार्बन चेन है बाकी बचा हुआ CH2OH के अलावा, वैसा ही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा। जरा हम इस पर फर्स्ट को ट्राई करते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है CH3 CH, नीचे CH3 लगा है, आगे लगा हुआ है CH2OH। अभी हमने डिस्कस किया कि मेथेनल जो है वो हमें CH2OH दे देता है, ये तो मेथेनल से आ जाएगा। तो बाकी जो कार्बन चेन है कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड से, इसलिए इसका रिएक्शन हो जाएगा HCHO यानी मेथेनल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम आइसोप्रोपेन का ले लेंगे, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हेलाइट फॉलोड बाय H3O प्लस, हमें ये अल्कोहल दे देगा। इसका सेकेंड हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन पर मेथनॉल लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है। फिर से आपका CH2OH जो है कहाँ से आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड से यानी मेथेनल से। तो यानी यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम हेलाइड जो है वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर ले रहे हैं HC⋯OH मेथेनल प्लस साइक्लोहेक्साइल MgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। इस तरह से हमारा 11.4 कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम 11.5। 11.5 में हमें कहा जा रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें नीचे रिएक्शन गिवन है, इसके हमें स्ट्रक्चर लिखने हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हमें क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है। H2O H+ दिया हुआ है, क्लियरली यहाँ पर हमारा अल्कोहल बनेगा और मार्कोनी कोव एडिशन से बनेगा। H ऐड हो जाएगा CH2 में, क्योंकि मार्कोनी कोव एडिशन में रूल है कि H वहीं ऐड होता है
जिसमें ज़्यादा H है डबल बॉन्डेड कार्बन में और CH में H कम है एक, तो OH उसमें ऐड हो जाएगा, यानी CH3 CH OH आ गया और ये CH3 बन गया CH2। और उसके बाद सेकंड हमारा इसमें है साइक्लोहेक्सेनॉन दिया हुआ है, उसके साथ ही आपका है सेकंड पर CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3 है। इसका रिएक्शन हम NaBH4 से करवा रहे हैं। NaBH4 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, बट किसी भी एसिड या एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कीटोनिक या एल्डिहाइडिक पोजीशन कौन सी है। तो कीटोनिक या एल्डिहाइडिक कार्बन या पोजीशन हमारे पास ये है, ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा, बट ये हमारा एस्टर है, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जिसमें हमारे पास आ जाएगा OH बन जाएगा ये, और ये एज इट इज रह जाएगा। थर्ड और लास्ट इसका, इसमें क्या कह रहे हैं CH3 CH2 CH, यहाँ भी CH3 लगा है, आगे है CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी NaBH4 दिया हुआ है। तो क्लियरली ये हमारा एल्डिहाइडिक पोजीशन है। NaBH4 एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है और इसको प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3, बाकी कार्बन चेन सेम रहना है, और ये बन जाएगा CH2OH। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग अब करने जा रहे हैं 11.6। 11.6 में कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HCl ZnCl2, जो कि हमारा ल्यूकस रिएजेंट होता है। HBr एंड SOCl2 के साथ हमें रिएक्शन करवाना है, जो भी नीचे अल्कोहल दिया हुआ है। तो अल्कोहल का रिएक्शन यदि इन सब के साथ होगा तो क्लियरली उसमें जो हेलोजन होता है वो हेलाइड बनता है। अल्कोहल का कार्बन चेन जो है उसके साथ इसमें जो भी हेलोजन प्रेजेंट होगा वो लग जाएगा। वो हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी किया हुआ है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास है ब्यूटेनॉल। मैं यहाँ पर सिर्फ कार्बन चेन बना के दिखा देता हूँ। इसका रिएक्शन सबसे पहले हमें करवाना है HCl ZnCl2 के साथ। मैंने इसमें क्या बताया कि जो भी इसमें हेलोजन होगा HCl के साथ Cl है तो OH की जगह Cl आ जाएगा। यहाँ Cl लग गया। इसी का रिएक्शन यदि हम ब्यूटेनॉल का रिएक्शन दूसरा करना है हमें HBr के साथ हीट करने पर Br आ जाएगा OH की जगह। थर्ड हमें इसका रिएक्शन SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ करना है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा OH की जगह पर Cl आ जाएगा। वैसे बाय प्रोडक्ट लिखना चाहें तो SO2 और HCl होता है। ये आप लोगों को याद होगा कि हमारा गैसियस प्रोडक्ट है। इसी में सेकंड हमारा है 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। ब्यूटेन टूऑल और इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियरली हमारा टर्सरी अल्कोहल है। इसका भी रिएक्शन यदि हम HCl ZnCl2 के साथ करवाएंगे तो सेम टाइप से प्रोडक्ट बनना है। OH की जगह सिर्फ OH की जगह हमें Cl लगाना है यहाँ। यदि इसका रिएक्शन हम Br के साथ करवा रहे हैं HBr के साथ तो OH की जगह Br आ जाएगा। OH की जगह Br आ गया। और इसी में थर्ड यदि इसका रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करवा रहे हैं तो क्लियरली OH की जगह Cl आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। यहाँ पर दो हमें एल्कोहल गिवन है, उसका एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है। 11.7 में एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन में हम याद रखेंगे कि एल्कीन बनेगा, H2O निकलेगा, क्लियरली डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है। और यदि वहाँ पर बीटा कार्बन से H निकालना है, यदि बीटा कार्बन 2 या उससे ज़्यादा हुआ तो 2 या उससे ज़्यादा एल्कीन बनेगा। उसमें से मेजर हमारा वो होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ज़रा देखिए हमारे पास यहाँ पर है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब OH भी 1 पर ही होगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल यदि हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तभी डिहाइड्रेशन होगा और हीट करेंगे। तो क्लियरली एल्कीन बनने में हम सबसे पहले सर्च करेंगे हमारा ये जो एल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या है। यदि सेकेंडरी होगा तो 2 बीटा कार्बन होगा, यदि प्राइमरी होगा तो 1 ही बीटा कार्बन होगा, टर्सरी होगा तो 3 बीटा कार्बन होगा। तो टर्सरी में 3 एल्कीन बनेंगे, सेकेंडरी में 2 एल्कीन बनेंगे और प्राइमरी में 1 एल्कीन बनेंगे। उसके बेसिस पर आप यहाँ देखिए कि हमारा टर्सरी है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन जिससे OH अटैच है उससे एक CH3, एक हमारा इधर का साइक्लिक चेन और एक इधर से साइक्लिक चेन है। क्लियरली 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एल्कीन बनेंगे। तीनों में से आप देखेंगे 2 एल्कीन हमारा आइडेंटिकल टाइप का है, या तो डबल बॉन्ड इधर लगाए नीचे या इधर लगाए, तो दोनों सेम टाइप का आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम यानी डबल बॉन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आना है। तो मान लो हमने यहाँ लगा दिया और ये CH3 एज इट इज रहेगा, बाय प्रोडक्ट हमारा H2O आ जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है। H आपके यहाँ के कार्बन से हटेगा क्योंकि 2 H है इसके पास, और OH यहाँ से हटता है। हो गया फर्स्ट। इसका सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड में है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल है। इसका हमें सेम रिएक्शन करवाना है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन में ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, क्लियरली हमारा बीटा कार्बन ये हमारा, यहाँ से एक H हट के एल्कीन बनेगा। CH डबल बॉन्ड CH2। बट एक्चुअली यदि हम थोड़ा NCERT से अलग हो जाएं, यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट करता है डबल बॉन्ड। रीअरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बनेगा, और सेट-जेप रूल के हिसाब से ये मेजर होगा। बट NCERT में इसका मेंशन इस केस में नहीं दिया हुआ है रीअरेंजमेंट का, इसलिए आप ऊपर वाला प्रोडक्ट भी लिख देते हैं माइनर वाला, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भी याद करने लर्न कर लीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं अब 11.8। 11.8 में क्या कह रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसमें लिखा हुआ है मोर एसिडिक है और एक्चुअली होता है मोर एसिडिक। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग फेनोक्साइड आयन। इसमें जो फेनोक्साइड आयन बनेगा उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, यानी हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताना है कि ये मोर एसिडिक कैसे है। पहले तो थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। अल्कोहल हमारा थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर का होता है क्योंकि OH बॉन्ड क्लीव हो सकता है और H+ निकल सकता है। ऑल्दो ज़्यादा एसिडिक नहीं है, वाटर से भी वीक एसिड है, बट फिनॉल जो है वाटर से थोड़ा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर और अल्कोहल की दोनों के एसिडिक कैरेक्टर, यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो बढ़ता है। उसमें भी यदि कोई रेजोनेंस वाला आ गया, कौन सा -R वाला, तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल साफ साफ लिखा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप हमारा क्या है, रेजोनेंस दिखाता है -R का, इसलिए ये फिनॉल से, नॉर्मल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यदि यहाँ पर देखा जाए, यदि ऑर्थो और पैरा पर लगा है तो ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है देन मेटा पोजीशन, क्योंकि मेटा पोजीशन में आपका रेजोनेंस इफेक्ट नहीं चलता है, सिर्फ वहाँ पर चलता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब जरा देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा का पूछ रहे हैं,
तो ये तो पक्का हो गया कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन हमें इसके फिनॉक्साइड आयन का जिससे बनेगा उसका हमें रेजोनेंस दिखा के इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम फिनॉक्साइड आयन नॉर्मल जब फिनॉल H को लूज करता है तब का बनाते हैं उसका रेजोनेंस, तब उसको हम कंपेयर करेंगे। यदि हम फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस बनाएं तो वो माइनस हमारा फिनॉक्साइड आयन है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लोकलाइज करता है और डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे यहाँ का जो पाई बॉन्ड है डीलोकलाइज हो जाएगा इस कार्बन पर, यानी फ्री हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो हट गया, वो आ गया इस कार्बन पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। फिर ये आपका यहाँ पर डोनेट होगा और यहाँ का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर अब हमारा डबल बॉन्ड वो रहेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा एक नया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और यहाँ का डबल बॉन्ड एज इट इज़ है। फिर ये यहाँ से डोनेट होगा क्योंकि अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, और यहाँ का पाई बॉन्ड फिर यहाँ फ्री हो जाएगा। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड वो है, और यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि जहाँ से नेगेटिव चार्ज डोनेट होता है वहाँ बॉन्ड बनता है, बॉन्ड यहाँ बन गया। यहाँ पर 4 इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं यदि हमने ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया तो क्या चेंज आया। यदि हम ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप को लगा दें तो क्या रेजोनेंस के नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप को लगाया, इसका रेजोनेंस देखिए, ये यदि आपका हम इस नाइट्रो ग्रुप को डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपको समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इधर ऐसे ले लेते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट होगा, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और एन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखेंगे। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा डीलोकलाइज होकर, सेकंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओ के साथ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ का बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, और यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है इन पर, क्लियरली ये क्या करेगा, बाकी जगह डबल बॉन्ड बना रहेगा। ये एन इस नेगेटिव चार्ज को लेगा खुद को न्यूट्रल करने के लिए, और फिर यहाँ का पाई बॉन्ड इस पर चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। अब रेजोनेंस पहले इसमें दिखाएंगे हम, उसके बाद हम इधर आएंगे बाहर। तो देखिए जरा क्या बन जाए, डबल बॉन्ड हो आ गया, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह है, एन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, वो हमारा माइनस हो गया, और ये हमारा माइनस है। क्लियरली अब क्या होगा, अब इसमें से कोई भी डबल बॉन्ड दोबारा यहाँ पर डोनेट होगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज है। अब यहाँ पर दोबारा से एन डबल बॉन्ड हो, और वो माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा अब दोबारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा अब, और यहाँ का डबल बॉन्ड एज इट इज है। अभी फिर अल्टरनेट है तो यहाँ से डोनेट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड हुआ एज इट इज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ पर बॉन्ड है, और यहाँ NO2 ग्रुप है। तो क्लियरली हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 रेजोनेंस यहाँ था, 1 2 3 4 5 रेजोनेंस बन गया। रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। उसके इंक्रीज होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा नंबर में आता है
जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसका इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और एसिडी कैरेक्टर को बढ़ाएगा। कुछ ऐसा ही पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी होना है, एक स्ट्रक्चर उसमें भी बढ़ जाएगा और ये काम हम करेंगे पैरा पर आकर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक तो हमें रिमर-टिमन रिएक्शन करना है और कोलविज रिएक्शन करना है। 11.9 सबसे फर्स्ट हमें करना है इसमें रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन बताना है। रिमर-टिमन रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन पहले NaOH के साथ करवाते हैं और ये हमें देता है सोडियम फेनोक्साइड। ये हम लोग कर चुके हैं, हमारे वीडियो में इसको देख सकते हैं, पूरे स्टेप के साथ मैंने बताया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा। तो अब इसका दोबारा हम क्या करेंगे, अब क्लोरोफॉर्म के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म में से एक Cl निकल जाएगा क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, पोलराइज होगा। ये क्लियरली हमारा यहां पर बन जाएगा ONA तो है ही, और ऑर्थो पर यानी इसके सेकेंड पोजीशन पर CHCl2 लग जाएगा, एक Cl निकल जाएगा और यहां से H निकलता है, Cl निकलता है। अब यहां पर इसका दोबारा रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ करवाते हैं तो क्लियरली दोनों Cl की जगह OH आ जाएगा। दोनों Cl की जगह OH आ गया। अब यदि इसमें HCl जो निकला है या और भी हम एसिड डालते हैं तो क्लियरली यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा और H2O निकलेगा। H2O निकलने से ये बॉन्ड इसके साथ फ्लिप कर जाता है, कुछ ऐसा मान लेंगे, क्योंकि इसको अपनी बॉन्ड पूरे करने से को एक ये ट्रिक है, बॉन्ड के फ्लिप करने को अंदाजा करते हैं और ONA हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सेलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। कुछ इसी तरह से रिएक्शन हमारा कोलवेज है। इसमें हमारे पास OH, इसका रिएक्शन यदि हम NaOH फर्स्ट फॉलोड बाय CO2 के साथ करते हैं, CO2 को भी ये पोलराइज कर देगा, ऑर्थो पर ले आएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लोरोफॉर्म को लिया है। ONA और यहाँ पर CO2 हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा और यदि इसमें हम एसिड डालते हैं क्लियरली हमारा यहाँ पर फिनॉल बना देगा। इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। ONA को OH में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर COOH हो गया। इस तरह से यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड बन जाता है कोलवेज रिएक्शन में और रिमर-टिमन में सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम क्या यहाँ पर करेंगे 11.10 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं टेक्स्ट का। इसमें क्या है, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। विलियमसन सिंथेसिस से हमारा ईथर ही बनता है और यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन ही पूछ रहा है। 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन हमें बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-मिथाइल पेंटेन टूऑल। हमें एक बार इथेनॉल से स्टार्ट करना है, एक बार 3-मिथाइल पेंटेन टूऑल से स्टार्ट करना है। इन दोनों से हमें इसको बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बना लें। हमें बनाना है, मिथाइल है हमारा मेन, पेंटेन है मेन चेन, 2-इथॉक्सी और 3-मिथाइल लिखा हुआ है। हम यहाँ हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे, आप लोग जानते हैं। हमारे पास है 2 पर इथॉक्सी ग्रुप, 2 पर हमने इथॉक्सी ग्रुप ले लिया। इसको मैं पूरा बना देता हूँ। ये इथॉक्सी हो गया और 3 पर हमारे पास है मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ये हमें बनाना है
किससे किससे स्टार्ट करके, एक तो इथेनॉल से स्टार्ट करके, दूसरा 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल से। पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमें सेकेंडरी ईथर बनाना है। देखेंगे आप सेकेंडरी कार्बन पर हमारा ईथर ग्रुप यानी OR ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें सेकेंडरी ईथर बनाना है। सेकेंडरी ईथर बनाते हुए विलियमसन सिंथेसिस के मेथड से ध्यान रखना होता है हमारा एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, बट सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो हमारा सेकेंडरी या टर्सरी हो सकता है, या प्राइमरी की रिक्वायरमेंट होगी तो प्राइमरी हो सकता है। तो क्लियरली हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पर सेकेंडरी ईथर है तो सेकेंडरी होना चाहिए, और एल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी होना चाहिए। तब यहाँ पर 2 कार्बन चेन हम देख रहे हैं, तो क्लियरली ये छोटा कार्बन चेन जो इथॉक्सी है उसका इथाइल क्लोराइड या जो भी हैलोजन लें, हम जनरली यहाँ पर क्लोराइड ले लेंगे। इथाइल क्लोराइड हमारा प्राइमरी होगा एल्काइल हैलाइड, और बाकी का हम क्या ले लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि हमें इथेनॉल से शुरू करना है, फर्स्ट हम इथेनॉल से ले रहे हैं, तो क्लियरली सबसे पहले तो हमें इथाइल क्लोराइड चाहिए, तो इसका रिएक्शन हम HCl से करवा देंगे। हीट कर दिया, इथाइल क्लोराइड हमारे पास आ गया। अब बाकी जो कार्बन चेन है उसको हम क्या करेंगे, उसमें अब इथाइल क्लोराइड ले लिया तो इसका हम Na लगा देंगे O के साथ, वो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड किसके साथ, C यहाँ CH3, यहाँ पर CONA कर दिया और यहाँ C ले लिया। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्लियरली Na के जगह पर ये आ जाएगा और हम जो ईथर चाहते हो प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास OCH2CH3 और यहाँ C था। इस तरह से हमारा ईथर प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड, अब हमें शुरू करना है 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल से। पेंटेन 2ऑल और 3 मिथाइल, इससे शुरू करेंगे तो क्लियरली हमें सिर्फ क्या चाहिए, CH2CH3 चाहिए, और ये हमारा प्राइमरी है। इसका तो क्लियरली हमें एल्काइल हैलाइड ही चाहिए, यानी फिर सोडियम एल्कोक्साइड ये सेकेंडरी है एल्कोहल, इसका हम सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, यानी इसका रिएक्शन हम Na मेटल के साथ करवाएंगे। ये बन जाएगा हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, और इसको हम रिएक्ट करवा देंगे अब क्लोरोइथेन से। तो क्लियरली हमारा Na के जगह पर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास इथाइल ग्रुप, और इस तरह से हमारा डिजायर्ड ईथर प्रिपेयर हो जाता है। अब हम लेने जा रहे हैं 11.11। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitroबेंजीन एंड वाई। सबसे पहले किसको प्रिपेयर करना है, 1-methoxy 4-nitroबेंजीन। पहले तो बेंजीन बना लिया मेन चेन, 1 कोई भी हो गया उस पर हम मिथॉक्सी लगा दें। 1-methoxy 4-nitroबेंजीन, 1 2 3 4 हो गया। ये हमें प्रिपेयर करना है, और ये साफ साफ दिख रहा है हमारा ईथर है। ईथर है तो क्या करेंगे हम, यदि हमारा फिनाइल एल्काइल ईथर हो, फिनाइल एल्काइल ईथर हो तो ध्यान रखेंगे उसमें यदि हम उसको विलियमसन सिंथेसिस से बनाते हैं तो हमेशा एक तो हमारा सोडियम फेनोक्साइड वाला ग्रुप होना चाहिए और एल्काइल वाला ग्रुप का हैलाइड होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर यदि हम फर्स्ट वाले को सर्च करें, फर्स्ट वाले को चेक करें, तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर Br और यहाँ पर NO2 दिख रहा है। तो ये हमें इसके साथ यदि हम रिएक्शन CH3ONA का करवाते हैं तो ये हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड होना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आएगा और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, और ये सब्स्टिट्यूशन SN2 होता है। अब यदि हम सेकंड को चेक करें तो सेकंड हमारे पास है सोडियम फेनोक्साइड का डेरिवेटिव है, और इसके साथ है CH3Br दिया हुआ है। क्लियरली ये हमारा दे देगा ये ईथर, क्योंकि ऊपर हमने चेक किया हमारे पास यदि सोडियम फेनोक्साइड होता है और एल्काइल हैलाइड तो हमें फिनाइल एल्काइल ईथर दे देता है।
क्योंकि CH3Br प्राइमरी होने की वजह से आराम से SN2 दिखा सकता है। 11.12 करने जा रहे हैं। CH3 CH2 CH2O CH3, इसमें हमें रिएक्शन कंप्लीट करना है। CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HBr। यदि हम HX का रिएक्शन ईथर के साथ करवाते, क्योंकि यहाँ पर ईथर है, वही ध्यान में लाएंगे। और दोनों हमारा प्राइमरी, दोनों तरफ कार्बन चेन हमारा प्राइमरी है। यदि दोनों कार्बन चेन प्राइमरी हो और यह रिएक्शन हमारा SN2 होता है, इसलिए जो छोटा कार्बन चेन है उसका हेलाइड बनेगा और बाकी अल्कोहल बनेगा। हेलाइड क्लियरली हमारा हो जाएगा CH3Br, यानी इसमें CH3Br बनना है, और अल्कोहल हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। सेकेंड में बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा हुआ है। इसका हमें रिएक्शन करवाना है कॉन्सेंट्रेट HBr के साथ, HBr के साथ रिएक्शन करवाना है। फिर ये हमारा फिनाइल एल्काइल ईथर है। यदि उसका रिएक्शन हम HBr के साथ करवाएंगे तो हमेशा एल्काइल हैलाइड और फिनॉल बनता है। एल्काइल हैलाइड हमारा हो जाएगा C2H5Br और फिनॉल हमारा OH आ गया। थर्ड हमारे पास है फिनाइल एल्काइल ईथर, ये भी है OC2H5। यदि हम इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, क्लियरली हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट है, तो नाइट्रेशन करवाएगा। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से पैरा वाला मेजर होता है। क्लियरली यहाँ पैरा वाला मेजर हो जाएगा। हम पैरा वाला यहाँ ओनली दिखा देते हैं। पैरा पर आ जाएगा NO2 ग्रुप। फोर्थ और लास्ट इसमें है, ये भी हमें ईथर दिया हुआ है, CH3 थ्राइस लिखा हुआ है। ये हो गया CH3 थ्राइस OC2H5। इसका रिएक्शन हमें HI के साथ करवाना है। तो क्लियरली यहाँ पर यदि हमें टर्सरी ईथर दिया हुआ है, तो टर्सरी में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड टर्सरी कार्बन का बनेगा, क्योंकि उसी का कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, क्योंकि रिएक्शन SN1 फॉलो करने लगता है। यदि कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कोई आ जाए तो हमारा ये हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड हमारा टर्सरी वाला, और ये हमारा इथेनॉल हो जाएगा। एक प्रोडक्ट हमारा एल्काइल आयोडाइड हो गया, यहाँ आई लग गया, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा इथेनॉल हो गया। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।